एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम सबको। और जहाँ पे कल छोड़ी थी, कल क्या रिसेंट क्लास जो छोड़ी थी उस वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। और आई थिंक यहीं पे छोड़ी हुई थी, इंटरनल लिंक से चलो शुरू कर लेते हैं। इंटरनल लिंक्स वो वाले होते हैं जैसे अगर एक वेबसाइट मेरी है और उसके अंदर मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो उन मल्टीपल आर्टिकल्स को डिफरेंट पेजेस के साथ और इम्पोर्टेंट पेज यानी होम पेज के साथ कनेक्ट किया हो, यानी एक पूरा लिंक्स का जाल बनाया हो, उस चीज़ को इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। और मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी बाहर की वेबसाइट का, वो हो सकती है पाकिस्तान की भी, वो पूरी दुनिया में से कहीं भी हो सकती है, विकीपीडिया भी हो सकती है, फाइवर भी हो सकती है, मतलब हर तरह की वेबसाइट हो सकती है, डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे जो आप लिख रहे हैं। तो जो मैंने बाहर की वेबसाइट का अपनी वेबसाइट में लिंक दिया होगा कि जैसे इस वेबसाइट पे लिंक करने से आपको फ़लाँ इन्फॉर्मेशन या फ़लाँ प्रोडक्ट या फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी, तो वो एक एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। ओके। और कंटेंट मार्केटिंग ये चीज़ होती है कि जैसे अब आपने कंटेंट बना लिया, ख्वाह वो इमेज हो, रिटन टेक्स्ट हो यानी आर्टिकल्स हों, या कोई वीडियो हो, या आपके यही वेबसाइट प्रोडक्ट्स हों, उस चीज़ को मार्केट करना यानी उसके ऊपर एड्स चलाना, उनको मैनेज करना, उनकी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना, ये सारा जो रोला होता है ये कंटेंट मार्केटिंग में आ जाता है। एवरग्रीन कंटेंट, अब ये वाला कंटेंट वो होता है कि जो जिसके ऊपर लिख दिया गया है और वो हर सीज़न के लिए है, वो हर साल के लिए है, वो चेंज नहीं होता नॉर्मली, मतलब बहुत मुश्किल से चेंज होने वाला कंटेंट ये होता है। क्योंकि अगर मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में लिख दिया है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री कैसे चेंज होगी, ये एवरग्रीन कंटेंट में आएगा। और अगर मैंने लिखा है टेक्नो स्पार्क 4 के ऊपर रिव्यू लिखा है, क्या ये एवरग्रीन है? नहीं, क्योंकि टेक्नो स्पार्क 4 जब आएगा, मतलब मेरे ख्याल से आ चुका होगा, और अब उसकी बात नहीं कर रहा होगा कोई, और अगले 1, 2, 3 सालों में उसको अब पता ही नहीं होगा, किसी को कोई सर्च भी नहीं करने वाला होगा, तो वो एवरग्रीन कंटेंट नहीं है। ओके, मतलब ये शॉर्ट ब्रीफ करूँगा ताकि आपको जितना समझ आ जाए उतना बेहतर है, टाइम ज़ाया किए बगैर। ऑडियंस हर वो बंदा या बंदी जो आपका कंटेंट कंज्यूम कर रही है। कंटेंट अगेन किसी भी टाइप का हो, वो ऑडियंस यानी जितने व्यूज़ आ रहे हैं वो आपकी ऑडियंस ही है, जितने कमेंट्स आ रहे हैं वो आपकी ऑडियंस है, जो आपका कंटेंट शेयर कर रहे हैं या जो आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या जो आपकी सर्विस बाय कर रहे हैं, इन कंटेंट राइटिंग टर्म हम उनको ऑडियंस ही कहेंगे। बुरी बात है ना वैसे किसी को ऑडियंस कह देना। स्क्रीनशॉट, आपका इंटरनेट स्लो है, बाकियों को मेरे ख्याल से हो रही है, बाकियों के साथ इशू तो नहीं है। आई डोंट थिंक है किसी के साथ। ओके, हो रही है शो। बस फिर बाकियों के साथ ही हैं, वो इंटरनेट स्लो होगा जहाँ पे, वहाँ नहीं होगी। खैर, अगली चीज़ पर्सोना, आपको रिकॉर्डिंग वैसे मिल जाएगी तो लेकिन टेंशन नहीं है, आप रिपीट कर लेना ये सेशन, मैं जल्दी कर रहा हूँ। पर्सोना वो एक फ़िक्शनल चीज़, यानी वो उसमें रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो एक रियल चीज़ होती नहीं है, लेकिन उसको हम एक यूनिक सा प्यारा सा नाम दे लेते हैं एक मार्केट को, या मार्केट मैं इस वजह से कह रहा हूँ जैसे एक स्पेसिफ़िक चीज़ बनाई जाती है, जैसे पिज़्ज़ा एक पूरी डाइट है, अब इसमें कुछ स्पेसिफ़िक लोगों को मील देने के लिए पिज़्ज़ा के साथ कोई चिप्स दे दी या कोका कोला की बोतल दे दी या डिफरेंट चीज़, ये जो मैनेज करके दे रहे होते हैं ना, इसको पर्सोना कहा जाता है। ये मैं प्रोडक्ट व्यू से बता रहा हूँ, दूसरे पर्सपेक्टिव से इसकी एग्जांपल डिफरेंट होगी। सही हो गया। इसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा सारी चीज़ों के,
क्योंकि ये फ्यूचर में जाना है ना, इसलिए तो अभी ब्रीफ है। जो बेसिक राइटर्स हैं, बेसिक राइटर्स क्या, बेसिक बंदे हैं, अभी तो वो राइटर्स नहीं ना हैं, उनको राइटर बनाने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। तो खैर, टोन होती है कि जिस टोन में आपने आर्टिकल लिखा हो, क्या उसकी टोन परसिस्टेंट है या कहीं वो मशरिक़ जा रहा है, कहीं वो मगरिब जा रहा है, ये भी कंसिस्टेंट रखनी होती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आपका पहला आर्टिकल हो और आपने परफेक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं होता कभी। और वॉइस, ये टोन और वॉइस में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंस है। इसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी शो करनी होती है, यानी जैसे मैं अगर लिखूँ आर्टिकल, वो हो सकता है थोड़ा सा फ़नी भी हो सकता है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में वो चीज़ है। और कोई गुस्से वाला बंदा लिखेगा तो वो पूरा सीधा और बोरिंग आर्टिकल लिख सकता है। तो उसको मेरा सजेशन ये है कि थोड़ी सी पर्सनैलिटी पे काम करें, ताकि आपके लिखने में भी कोई निखार आए। और अगली चीज़, ब्रांडिंग। अब जो ब्रांडिंग होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, वो न्यूली स्टार्ट हुई है, उसकी ब्रांडिंग में क्या चीज़ आती है? उसका लोगो आता है, उसका फ्लायर आता है, उसकी अगर उसने कोई ऑफिस बनाया उसका थीम हो सकता है, या उसने कोई वेबसाइट बनाई है उसका थीम, उसके कलर्स, हर चीज़ ब्रांडिंग में आ जाता है। उसका जो कंटेंट है और कंटेंट लिखने का स्टाइल, वो ब्रांडिंग में आता है। अब जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ, नील पटेल, वो मुझे बड़ा याद आता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो नॉलेज शेयर करता है। अस्सलामुअलैकुम। काइंडली वालेकुम अस्सलाम। मेन टॉपिक बताइए कौन सा है? मेन टॉपिक इस पूरी क्लास का काफ़ी सारे हैं, तो एक तो नहीं ना है इसमें। आज मैंने कीवर्ड्स डिस्कस करने हैं, और ये डिफरेंट टर्म्स हैं कंटेंट राइटिंग की, वो, और कैसे सर्च इंजन वर्क करता है, ये 3-4 टॉपिक मेन बता दी मैंने हेडिंग में, लेकिन काफ़ी गहराई में लेके जाऊँगा। ओके, खैर, मेन तो कह रहा है वालेकुम अस्सलाम। कोई एक बंदा हेडिंग कौन सी है? कोई एक बंदा बात करे, क्योंकि दोनों की ज़मीन है। भाई अंकल हमें फ्री नहीं मिलेंगे? क्या चीज़? क्या चीज़? अरे किसने क्वेश्चन पूछा था, क्या वो लेफ्ट हो गया? ओके, आई थिंक डिस्टर्बेंस थी। खैर, एक और डिस्टर्बेंस आया मैं। ऑलराइट जी, कहाँ पे थे? ब्रांडिंग। अच्छा जी, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने अपना एक लोगो बनाया हुआ है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे, ये वाला। इसके पीछे ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था, बस उस्मान AKUAK लिख दिया और उसको थोड़ा सा गोल दायरा वाह दिया, पंजाबी में कहते हैं। और बस ये एक मैंने बनाया था लोगो बिट प्लस, एक ऐप है, वो ऐप स्टोर पे तो नहीं मिलेगी, यूसी ब्राउज़र से डाउनलोड की थी मैंने। उसके अंदर काफ़ी मज़े की चीज़ें होती हैं, होती बिल्कुल फ्री है, इस वजह से मोबाइल के ऊपर ही बनाया था ये। और फिर अपना पेज बनाया, मेरा ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे ये चीज़ें आ रही हैं। और हर जो मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ उसके ऊपर मेरा लोगो होता है, मेरा यूज़र नेम होता है, जो कि सबको ही पता है। आई थिंक अब इट्स उस्मान AK। अब ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ब्लॉगर के ऊपर भी इट्स उस्मान AK, इन सारे सोशल मीडिया जो नीचे नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर भी इट्स उस्मान AK। ये ब्रांडिंग में आ जाता है आपकी। अब अगली चीज़, कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग हर वो रिटन आर्टिकल
या रिटन कंटेंट या रिटन सोशल मीडिया पोस्ट जो कि आपको कोई चीज़ बेच रही है, या आपको वो प्रोडक्ट बेच रही है या सर्विस बेच रही है। सही हो गया। ये कॉपीराइटिंग आ रही है। कॉपीराइटिंग में एक स्पेशल वर्ड यूज़ किए जाते हैं या उसको कहा जाता है स्पेशल टोन यूज़ की जाती है कि वो अट्रैक्ट ही कर रही होती है, अपने ऑडियंस को इंगेज कर रही होती है किसी ना किसी लिहाज से। यानी पहली तो होती है उसके अंदर हुक लाइन। हुक लाइन वो होती है जो कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करती है, यानी अक्खां खोल देती है, वो होती है हुक लाइन। खैर इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, ब्रीफ करना ना। एडिटिंग, अब जब भी आपने आर्टिकल लिखना होता है या कुछ भी लिखना होता है, उसके बाद ये नहीं करना आपने कि ठा करके बंदे को शेयर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर मैं शर्त लगाता हूँ 40% एरर ही होते हैं लिखने के फ़ौरन बाद। 40 to 50% आपका गलत ही होगा। तो आपने करना ये होता है कि लिख लिया है, उसको एक बार रीड करना है। आपने पहले जो रीड करना है उसकी हेडिंग्स को रीड करना है। उन हेडिंग्स को एडिट करते करते सारों की जो लेटर्स हैं वो बड़े करते जाएं, यानी पहला लेटर कैपिटल करते जाएं, और अगर इधर और लंबे लंबे वर्ड हैं जैसे ये अक्सर लिखते हैं लोग जिनको आदत नहीं होती कैपिटल लेटर्स यूज़ करने की, तो वो इसको छोटा कर देंगे, इस W को छोटा कर देंगे, इस T को छोटा कर देंगे। तो वो टाइटल में इस तरह की गलतियाँ थोड़ी सी बुरी लगती हैं। टाइटल में इस तरह के हर वर्ड आपका पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो आपने पहली एडिट जो सर्कल होता है उसमें अच्छे से सारे टाइटल्स को अच्छी तरह मैनेज करके लिखना है। फिर दूसरी बार रीड करना है, उसमें हेडिंग्स को सेपरेट कर लेना है। यानी जैसे पिछली क्लास में बताया था H1, H2, H6 तक होती हैं ये, H1 से लेके H6 तक। H1 एक आर्टिकल में सिर्फ एक होती है, H2 मल्टीपल होती है, H3 मल्टीपल होती है, और H3 H2 की सब हेडिंग होती है। सही हो गया। अब उस तरह उनको मैनेज करना होता है, उनको एडिट करके, ये एडिटिंग का काम होता है। या आपने कभी भी ये सारी चीज़ें लिखते वक्त नहीं करना। लिखते वक्त करते जाएंगे ना एडिट, तो आपको लिखना भूल जाएगा। आपने लिखते हुए जो जहन में आ रहा है, जो आपको सर्च करके आपने पहला जो आपके जहन में आता है ना वो लिखते हैं, वरना आपको दूसरी बार वो भूल जाता है। इस वजह से कहते हैं ना कि नेवर स्टॉप व्हाइल यू आर राइटिंग, क्योंकि राइटिंग के बाद अगला स्टेप होता है एडिटिंग, जो कि अक्सर लोग मिस करते हैं। इसमें 40-50% आर्टिकल इसमें प्योर बनता है, ये लाजमी किया करें। उसके बाद आता है प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग का दूसरा स्टेप, यानी ये कह सकते हैं आप लास्ट स्टेप या सेकंड लास्ट। क्योंकि लास्ट स्टेप वो होता है कि आपने कस्टमर को भेजा, उसने अगर रिवाइज करवाया आपसे, यानी रिव्यू करवाया, तो आप उसको दोबारा से जो उसने कहा वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, बल्कि अब सबके साथ नहीं हो रही। किसी को भी नहीं शो हो रही मैसेज का फेयर मैसेज चेक करो। मैसेज मुझे आवाज़ नहीं आ रही इसकी, आप बता दिया करें। मुझे मैसेज की टनू नहीं आती क्योंकि लिंक मैंने नहीं जनरेट किया हुआ। सही है, अब नजर आ रही है। अब आ रही है। सही है। तो जैसे ही लिंक वो जाती है ना स्क्रीन, तो आप फ़ौरन बता दिया करें, कोई बंदा बोल लिया करे, क्योंकि मैं फुल स्पीड से लगाता हूँ। खैर बैक टू द टॉपिक। प्रूफ रीडिंग वो होती है कि जैसे ही आपने आर्टिकल लिख लिया, उसको एक बार प्रूफ रीड करना है, या अगर आप कोई कस्टमर ने आपको कहा रिवाइज करो, तो उसको भी इन अ सेंस प्रूफ रीड कहा जा सकता है। तो आपने उसको अच्छे से रीड करना है, कुछ एडिट करना रह गया है, या हो सकती है कोई ग्रामर मिस्टेक हो, या आपने कोई लेट्स से आपने फोकस कीवर्ड मिस किया हो, कहीं ना लगाया हो, तो आप वो लगाएं और फिर उसको शेयर कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद रिसर्च ये वाइल राइटिंग भी होती है और राइटिंग से पहले भी होती है। वाइल राइटिंग का मतलब ये है कि आपने एक टॉपिक शुरू कर दिया, एक हेडिंग शुरू कर दी है, उसके अंदर आपका जहन में आ रहा है कि आपको इसके अंदर कोई फैक्ट्स एंड फिगर डालने चाहिए। तो आपने करना ये है कि सिंपल यहाँ पे लिखना है फैक्ट्स अबाउट
दैट टॉपिक। फैक्ट्स अबाउट नाइकी शूज़ हो सकते हैं, जो भी वो टॉपिक है, तो आपने वो लिखना है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपने कॉपी करके अपने आर्टिकल में लिख के उसकी जो रिसोर्स है ना, जहाँ पे वो फैक्ट लिखा हुआ था, यानी वो फैक्ट इस तरह का होता है कि 90 या 87% ऑफ नाइकी यूज़र्स या कंज्यूमर्स लव दिस वर्जन ऑफ नाइकी, मतलब कोई भी स्पेशल शूज़ हो सकता है वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये एक फ़ैक्ट हो सकता है। तो अब ये फैक्ट एक रिसर्च बेस होता है, सर्वे बेस होता है। तो आप जिस वेबसाइट से उठा रहे होते हैं तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आपने उसको क्रेडिट देना है, नहीं तो वो सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है आपको। तो आपने उसकी रिसोर्स यानी उसका उसी आर्टिकल का लिंक उठा के अपने ही आर्टिकल में लगा देना है, उसी फैक्ट के ऊपर नीचे कहीं करके, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सोर्स और आगे वो लिंक लगा के, सोर्स के ऊपर एंकर टेक्स्ट लगा के वो लिंक पेस्ट करके, सिंपल वो हो गया, उसको क्रेडिट हो गया। और ये सीन होता है रिसर्च का। और लिखने से पहले वाली रिसर्च ये है कि आपको एक टॉपिक मिल गया है, यानी कंफर्टेबल शूज़ फॉर लेडीज़, ये एक कीवर्ड मिल गया है। तो आपने करना ये होता है कि आपने इसको पहले गूगल पे डालना है। जैसे मैं डाल के देख लेता हूँ, मेरा वैसे चल नहीं रहा था पहले। शूज़ फॉर फीमेल फर्नीचर, अच्छा ये आ गया, पहले गलत लिखी मैं कोई, अब ये खैर। अब आपको कीवर्ड मिला है, इसके ऊपर आपने ये अच्छे से एक बार रिसर्च करनी है। आपने कोशिश करनी है कि ये जो कीवर्ड है इस पे कितने कीवर्ड मैनेज कर सकते हैं आप एक आर्टिकल में, यानी इसके रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ से भी मिल जाएंगे और आर्टिकल्स के अंदर से भी मिल जाएंगे, आर्टिकल के टाइटल के अंदर से भी मिल जाएंगे। तो ये एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है आपने। यहाँ से भी आर्टिकल के कीवर्ड मिलते हैं, ये FAQs बन सकते हैं इसमें से। तो ये सारी ये जो देख रहे हैं आप, ये रिसर्च में आ जाता है, जो कि आर्टिकल लिखने से पहले होती है। फिर वाइल डूइंग रिसर्च आपने आउटलाइन भी बना लेनी होती है आर्टिकल की, तो उससे आपके जहन में आ जाता है कि ये अब इसके ऊपर ये भी ऐड कर लूँगा, क्योंकि आपने इसको कहा जाता है कंपटीटर एनालिसिस, ये भी कर लेना होता है। रिसर्च इसी को कहते हैं। जैसे कोई भी आर्टिकल खोला, आपने उसको अच्छे से रीड करना है, उसके अंदर कमियां तलाश करनी है, ताकि आप अपने आर्टिकल में वो कमियां दोबारा रिपीट ना करें। अब ये आर्टिकल डिफरेंट टाइप का है तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये भी प्रोडक्ट है, इनका शॉर्ट है, इस वजह से कोई ई-कॉमर्स स्टोर आ गया, इस वजह से इतना रिटर्न कंटेंट नहीं है। लेकिन जैसे टॉप, अगर आप इस कीवर्ड के आगे या पीछे बेस्ट लगाएंगे तो आप यहाँ पे ब्लॉग्स आने लग जाएंगे आपको। ये देखें 22 मोस्ट, मैं खोल के देखते हैं। अब ये आपको कोई ब्लॉग मिलेगा जो कि एफिलिएट होगा, ये चेक करें। ये एफिलिएट लिंक्स लगाए हुए हैं उन्होंने। अब हर शूज़ के बारे में लिखा हुआ है, आपने ये देखते रहना है कि इसमें क्या चीज़ उन्होंने अच्छे से नहीं लिखी। जैसे अब मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना डिटेल को इतना खूबसूरती से प्रेजेंट नहीं किया हुआ। ये पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में ठा कर मारा है, तो क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें बुलेट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ बनाने के बजाय 2 छोटे छोटे पैराग्राफ क्यूट से, उसके बाद 2-3 बुलेट्स, उसके शूज़ के फीचर्स या कोई उस शूज़ का फैक्ट हो सकता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट या कुछ भी आपने ढूंढ लेना होता है, तो वो आपके आर्टिकल को इस आर्टिकल से अच्छा बना देगा। ये कहने का समझ था। सही हो गया। रिसर्च हो गया। एनालिटिक्स जब आपने लेट्स से कोई भी आपने पोस्ट कर दिया आर्टिकल, इसके बाद अगर आपकी खुद की वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, तो अगर उसने आपको एक्सेस दिया हुआ है तो आपने उसकी एनालिटिक्स मैनेज करने होते हैं उस स्पेसिफिक आर्टिकल के जो आपने पोस्ट किया होगा। अब फ़ौरन तो एनालिटिक्स शो नहीं होते वैसे, लेकिन लेट्स से 15 दिन या 10 दिन के बाद जब वो शो होने लग जाएं, आपने उसको नोट करना होता है।
कि अगर वो कंसिस्टेंट है, ऊपर जा रहा है, या अगर इसके ऊपर कोई व्यू नहीं आ रहा, तो ज़ाहिरी बात है आपने फोकस कीवर्ड अच्छे से मैनेज नहीं। तो आपने करना ये है कि एक बार रिसर्च करके कीवर्ड दोबारा से वही आर्टिकल जो है उसको अपडेट कर देना है, यानी दोबारा से उसके अंदर बेहतरी ला के अच्छे से इमेजेस ऐड करके उसको टॉप नॉच बना देना। और मुझे लगता नहीं है कि आज जो मैंने सोचा वो सारा कुछ होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो बता रहा हूँ अच्छे से बता पाऊँ। खैर, कन्वर्जन रेट ये होता है कि जितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट या आपकी सोशल मीडिया पोस्ट या आपकी यूट्यूब चैनल जहाँ भी आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, उनमें से कितने लोग आपकी चीज़, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बाय कर रहे हैं, वो कन्वर्जन रेट होता है। अब ये उतना ही अच्छा होगा जितना आपकी मार्केटिंग अच्छी है, जितना आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है या अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। ज़ाहिर बात है मार्केटिंग अच्छी है। लैंडिंग पेज, हर वेबसाइट का जो पहला पेज होगा इंटरेक्शन पेज, यानी जिसे कहा जा सकता है जैसे कोई भी आप www.wikipedia.com लिखेंगे तो जो पहला पेज आता है ना, वो होता है लैंडिंग पेज। उसके ऊपर हो सकता है उन्होंने ब्लॉग एम्बेड किए हों, या उन्होंने कोई होम पेज ही डिज़ाइन किया हो, कोई सिंपल रखा हो, या कोई न्यूज़ फीड लगाई हो, कुछ भी हो सकता है, ये लैंडिंग पेज में आ जाता है। और इसकी अलग से डिमांड होती है लैंडिंग पेज राइटर या डिज़ाइनर। उसके बाद लीड जनरेशन बेसिकली ये मार्केटिंग के थ्रू होता है, इसका मेजर पार्ट मार्केटिंग के थ्रू होता है। आपने किस तरह से अच्छे से एड्स लगाए हुए हैं तब लीड जनरेशन में आते हैं। और मार्केट ज़ाहिर बात है कंटेंट को करना है, तो वो रिटर्न भी होता है, और यूजुअली वीडियो या इन्फोग्राफिक्स या पिक्चर्स की फॉर्म में होता है आजकल। जैसे कोर्सेज़ के आपने बैनर्स देखे होंगे आपके फेसबुक के ऊपर आ रहे होते हैं, तो वो किसी लीड जनरेशन वाले बंदे ने एक ऐड चलाया है जो कि आपको शो हो रहा है, और जो उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है वो किसी कंटेंट राइटर ने लिखा है, यानी इन फ्यूचर आप लिखेंगे। ये साइंस होती है, और इसके अंदर इन्वॉल्व वही कॉपीराइटिंग होती है लीड जनरेशन में भी। आगे आता है सेल्स फनल। ये सारी वही मार्केटिंग के रिलेटेड ज़्यादा टर्म है, तो इसमें भी वही चीज़, जो स्ट्रेटजीज़, जो मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, ये सारे जो हलवा है ना जो यूज़ हो रहा होता है आपके कंटेंट या आपकी सर्विस को प्रमोट करते हुए, वो सेल्स फनल कहला जाता है। ये आपको लिखा हुआ मिल जाता है, इस वजह से मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ता, क्योंकि वो तो लिख दिया, अब उसकी अगली चीज़ पढ़नी चाहिए। खैर, कंटेंट स्ट्रेटजी, अब ये चीज़ बहुत, क्या पाकिस्तान में तो इसकी तरफ को जा ही नहीं रहा, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। आप मतलब काफ़ी लोग तो यही करते हैं ना, एक डोमेन ली, एक होस्टिंग ली, और ठापा कुछ भी आर्टिकल्स की डिफरेंट कैटेगरीज लगा रही और लिख रहे हैं जी कंटेंट, कोई समझ नहीं आ रही, बस एक कीवर्ड मिला और जो उनको लग रहा होता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं होता इतना, तो वो उसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे होते हैं, रैंक हो नहीं रहे होते। कोई 4, 5, 6 महीने बाद जब थक हार के कोई ट्रैफिक नहीं आ रही होती, तो उसको कहते हैं कि नसीब अच्छे नहीं थे। तो कंटेंट स्ट्रेटजी करोगे तो नसीब सेकंड थिंग होती है, वो अच्छे करने पड़ते हैं। खैर, कंटेंट स्ट्रेटजी होती ये है कि आपने लेट्स से पहले तो करवानी है नीश रिसर्च किसी अच्छे बंदे से, किसी अल्लाह के खौफ करने वाले बंदे से। उस बंदे से नीश रिसर्च नहीं करवानी जो ये कह दे आपको कि जी हो जाएगा हो जाएगा। ये काफ़ी लोग पाकिस्तानी तो यही कर रहे हैं आजकल, उनको जो काम कर दें कह दें, वो कहते हैं हो जाएगा। उन लोगों से बचना है। मैंने काफ़ी लोगों को भी पहले बताया, नीश रिसर्च आप कुछ नहीं तो फाइवर के ऊपर चले जाएं, अपवर्क के ऊपर चले जाएं, उन लोगों का पोर्टफोलियो देखें, उनकी रेटिंग्स देखें और फिर उनको काम दें। उनको कहें कि मुझे एक परफेक्ट नीश रिसर्च कर दे जिसके ऊपर इनफ कंटेंट लिखा जा सके और बल्क में कंटेंट इस तरह से लिखा जा सके कि मैं अगले 2 साल 3 साल कंटेंट लिख पाऊँ। अगर लेट्स से एक हफ्ते में एक आर्टिकल भी आ रहा है तो अगले 2 साल में लिख पाऊँ उस स्पेसिफिक नीश के ऊपर इतना कंटेंट हो, ताकि आपकी कोई रेवेन्यू भी जनरेट हो, ना कि बस लिख ही जाएँ और फिर एंड पे कोई रिज़ल्ट ना आए। तो
पहले फिर नीश रिसर्च आता है इसमें, फिर कंटेंट रिटन। अब लेट्स से आपने नीश रिसर्च करवा लिया, आपने फ़ौरन उसके ऊपर कंटेंट लिखने लग जाना है डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। ज़ाहिर बात है उसी एक कीवर्ड के ऊपर नहीं, उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स मिलते जाएंगे आपको होपफुली, तो उनके ऊपर कंटेंट जनरेट करना है। आपने जनरेट करना 30 आर्टिकल हैं, और फिर आपने जो तीसरा स्टेप है डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है, जहाँ उल्टा ही चल रहा होता है। और फिर जैसे ही डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट किए, आपने आर्टिकल पब्लिश करने हैं डेली। और डेली क्या, अगर आपने कंटेंट ज़्यादा बना लिए तो रोज़ के 2 करें, मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि गूगल प्रेफर करेगा आपको, क्योंकि आप रेगुलर हैं और अच्छे आर्टिकल आएंगे। आपने आर्टिकल अगर लेट से 1 महीना पहले लिख के रख लिए, तो पोस्ट करने से ठीक पहले आप उसका प्लेजरिज्म सारा यूनिक करें, थोड़ी सी टच दें और पोस्ट। और जाहिर बात है रिटर्न में पिक्चर्स भी साथ ही बना लेना आप। तो ये कंटेंट स्ट्रेटजी में आता है, जो कि पाकिस्तान में कोई बताता भी नहीं है शायद, इसलिए लोग करते नहीं हैं, तो मैं दस देता। आगे आता है कंटेंट कैलेंडर। ये वही बात ही मैं इसमें कवर कर चुका हूँ, यानी रेगुलर रहना है आपने। अगर लेट्स से एक हफ्ते में 4 आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, तो उसको कंसिस्टेंट रखें। ये नहीं करें कि एक हफ्ते 4 आर्टिकल पोस्ट किए, फिर अगला हफ्ता कख नहीं, फिर दूसरा हफ्ता भी कख नहीं। उसको कंसिस्टेंट तो रखें। गूगल कंसिस्टेंसी देख रहा होता है कि ये बंदा पोस्ट कर रहा है, तो क्या ये रेगुलर भी है या बस वो रैंक होना चाह रहा है। तो गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट कर रहा होता है। तो कंटेंट कैलेंडर यानी पहले से कंटेंट तैयार रखें, ताकि आप डेली या रेगुलर हो सकें। तो अगली बात, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। ये वर्डप्रेस भी होता है, और wix.com और फलाना ढमकाना काफ़ी सारे हैं, वीबली और बहुत सारी हैं। शॉपिफाई भी CMS में आता है वैसे, लेकिन वो ई-कॉमर्स CMS होता है। तो खैर ये हर वो चीज़ होती है जो कि कंटेंट मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे वर्डप्रेस है, इसके ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हैं, और वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि कोडिंग वाले तो वैसे ही रुल जाते हैं बनाते बनाते, उनमें एरर्स भी बहुत आ रहे होते हैं। वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, और जो कि कोडिंग वालों को तो बहुत ही मुश्किल होता है, उनको प्रॉपर कोडिंग लिखनी होती है, PHP या पाइथन, जो भी जिनके ऊपर उन्होंने वेबसाइट बनाई होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक काम चाहिए, आपने AI इंटीग्रेट करना है, तो आपको सिंपल जाना है, कोई प्लगइन देखना है अच्छा सा जिसकी रेटिंग अच्छी हो, आपने इंस्टॉल करना है, तो आपका AI इंटीग्रेट आपने करना है। लेट्स से गूगल वेब स्टोरीज़ बनानी है, तो आपने सिंपल प्लगइन्स में जाके लिखना है गूगल वेब स्टोरीज़, आपने एक्टिवेट करना है, गूगल वेब स्टोरीज़ बन रही हैं जी। दूसरी तरफ वो जो कोडिंग वाले होते हैं, उनको पहले पूरी कोडिंग लिखी, वो पसीनो पसीन हो जाते हैं, कितने महीने भी लग जाते हैं उनको। तो ये CMS का ये फ़ायदा होता है। आगे आ गया वेबसाइट डिज़ाइन। ये कंटेंट राइटर के हाथ तो नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। वेबसाइट डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस हैं या नहीं। लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, उसका इंटरेक्शन, या जो कस्टमर फर्स्ट प्रेफरेंस है, या क्या कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन, वो ही तो मैटर करता है। इसको कहा जाता है यूज़र एक्सपीरियंस, भी इसी के अंदर इसकी सब कैटेगरी होती है, ये जो नीचे लिखी हुई है। अब ये जितना भी आप इम्प्रूव कर लें उतना ही बेहतर है। जैसे वो क्या कहते हैं, कोई मिसाल है, घी में शक्कर, या वही सोने पे सुहागा है, हाँ ये वाली। ये डिज़ाइन के साथ साथ आपकी वेबसाइट हल्की भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का से मुराद ये है कि जैसे ये वाली वेबसाइट आपके सामने जो है, ये मैंने ब्लॉगर के ऊपर बनाई हुई है, तो इसके रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करने के लिए अभी बताते हैं आपको। आपने चेक ये करना होता है कि क्या ये एक पैड के ऊपर, एक मोबाइल के ऊपर अच्छे से दिख रही है। अगर हाँ, तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, अगर नहीं तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं। अब ये हर जगह सही दिख रही है, कोई टेक्स्ट ख़राब नहीं हो रहा था। मोबाइल पे भी आपको सब पता है, मेरे ख्याल से ये शेयर भी किया था, तो खुल रहा था लिंक अच्छे से, सब कुछ दिख रहा था। इसका नेविगेशन बार
खूबसूरती से वो क्लिक करने से वापस आ रहा था। ये रिस्पॉन्सिवनेस में आता है और वेबसाइट डिज़ाइन में आता है। तो ये जितना अच्छा हो उतनी वेबसाइट आए। खैर, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस वही पहले डिस्कस हो गया कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट अच्छे से दिख रही हो, कोई टेक्स्ट आपस में इंटरप्ट ना हो रहा हो, या कोई लोगों के नीचे टेक्स्ट आ रहा हो, या आपकी तस्वीर के अंदर टेक्स्ट घुसा हो, या कोई आपने क्लिक किया है तो वो कहीं और जा रहा है, क्लिक हो नहीं रहा। ये सारे जो मसले होते हैं ना, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाते हैं। तो ये बहुत मैटर करते हैं आपका कंटेंट रैंक होगा कि नहीं, क्योंकि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन जितना ख़राब होगा गूगल उसको नीचे ही करता जाएगा, जितना अच्छा होगा गूगल चाहेगा कि वो यूज़र्स को दिखे क्या, क्योंकि वो डिज़ाइन अच्छा है। गूगल चाहता है कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। खैर, ये वैसे आपका करने का काम नहीं है, लेकिन आपसे कोई पूछे तो एटलीस्ट आपको पता तो हो ये भला क्या चीज़ है। आगे आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये आजकल पाकिस्तानी तो बहुत ही कम करते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, जो लोग कर रहे हैं वो मेंटोर्स हैं। उसके अलावा लोगों को नहीं देखा सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए। सोशल मीडिया मार्केटिंग की सबसे अच्छी जो एग्जांपल है ना, इन आर टर्म यानी फ्रीलांसर्स की टर्म में, वो है नील पटेल, लंबे बालों वाली सरकार। उसकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने देखी हो ना, कमाल की होती है। उसकी लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट आ रही होती है, फेसबुक पेज भी है उसका, इंस्टाग्राम पे भी मैंने उसकी पोस्ट देखी है और मैं वो शेयर भी करता रहता हूँ। तो वो पूरा एक B2B भी चला रहा है, B2C भी चला रहा है। B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस वो सर्विसेज भी दे रहा है, बिज़नेस टू कस्टमर यानी एक छोटी क्लाइंट को भी सर्विस दे रहा है। उसी कंटेंट शेयर करके कुछ वो छुपाता नहीं है, इस वजह से लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और जो लोग छुपा रहे हैं वो खे खा रहे हैं। खैर, इन्फोग्राफिक्स ये राइटर्स भी लिखते हैं बाय द वे। इनका डिज़ाइन करने का काम नहीं होता राइटर्स का, लेकिन एटलीस्ट राइटर लिखते हैं। इन्फोग्राफिक्स को इंटरेस्टिंग वे में लिखा जाता है। तो ये होते ये हैं कि जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इन्फोग्राफिक्स अबाउट फ्रीलांसिंग। अगर आपने ये सर्च किया ना, तो ये एक पिक्चर फॉर्म में आपको कम्पैक्ट और कंसाइज वे में बहुत अच्छी सी पोस्ट मिल जाती है, जिसको इन्फोग्राफिक्स कहा जाता है। इन्फो यानी इंफॉर्मेशन दे रही होती है वो, और मुझे लगा फिर स्क्रीन गई, लोडिंग इन्फोग्राफिक्स अबाउट फ्रीलांसिंग। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये इन्फोग्राफिक्स कहलाती हैं। अब डिपेंड करता है आपके क्लाइंट ने मांगा क्या है। लेट्स से अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर आपको हायर करता है कि भाई मेरे पास एक काम आया है, एक बंदे को इन्फोग्राफिक्स लिखवानी है फिर डिज़ाइन करवानी है, तो क्या आप लिख दोगे? तो आपने उसको लिख के देनी है। अब इन्फोग्राफिक्स में पहले एक अच्छी सी हुक लाइन होती है कि जो बंदा उस इन्फोग्राफिक्स को रीड करने आया है, या बस वो एक पेज स्क्रॉल कर रहा है, लेट्स से वो पेज पिंटरेस्ट का हो सकता है या फेसबुक के ऊपर हो सकता है, ऐसे वो स्क्रॉल कर रहा है तो अचानक उसको एक लाइन दिखती है कि गिव योर या टेक योर बिज़नेस टू द नेक्स्ट लेवल। अब ये जो बिज़नेस ओनर्स है, जैसे वो देखेगा कि अच्छा मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकता हूँ, अब ये जो लाइन लिखी होगी वो ज़ाहिर बात है कंटेंट राइटर ने लिखी होगी, तो उसको हुक लाइन भी कहा जाता है। तो वो जैसे ही अटेंशन ग्रैब करेगा, आगे उसने अच्छे से कंटेंट लिखा होगा तो यूज़र पढ़ेगा, तो पैसे पूरे होंगे एंड एट द एंड। ये हो गया इन्फोग्राफिक्स। वीडियो मार्केटिंग, अब वैसे काफ़ी लोगों को फ़नी लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हमें क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पता होनी चाहिए, कोई पोछ ही लेंदा है। वीडियो मार्केटिंग ये होती है कि लेट्स से अगर आपने कोई कोर्स डिज़ाइन किया है या आपकी कोई सर्विस है, जैसे फाइवर के ऊपर गिग के अंदर वीडियोज़ होती हैं, वो वीडियो मार्केटिंग कहलाती है। अगर वही वीडियो आप फेसबुक के ऊपर लगा दें तो फेसबुक वाली आपकी पब्लिक को, आपकी ऑडियंस को पता लग जाएगा कि अच्छा ये बंदा फाइवर पे भी है,
तो वो अगर आपको हायर करना चाहे तो हायर कर सकता है, और जब हायर कर लेगा तो आपके पैसे पूरे। वो आ गया वीडियो मार्केटिंग। ये कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ये आर्टिकल्स के अंदर भी होती है, वेबसाइट के अंदर, सारी बात है। पॉडकास्टिंग अब आजकल काफ़ी ट्रेंड है, हर जगह पॉडकास्ट दिख रही होती है। जितने पुराने लोग थे घिसे पिटे, वो बैठे हैं जी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अब पॉडकास्ट में इतनी अक्सर बकवास भी कर रहे होते हैं, अजीब लगे हैं, झगड़ अजीब, को समझ भी नहीं आ रही होती लेकिन लगे होते हैं वो, उनको पॉडकास्ट भी कहा जाता है। लेकिन अक्सर ज़्यादातर जो मैं देख रहा होता हूँ वो पॉडकास्ट होती हैं इरफान जुनेजो की, या एक है मुज़म्मिल मेरे ख्याल से फेसबुक के ऊपर, वो भी अच्छी करता है लेकिन खच्चे वो भी मार लेता है। तो वो पॉडकास्टिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। अब हर पॉडकास्ट वो दिमाग से तो नहीं ना कर पाएंगे। लेट्स से अगर हमने पॉडकास्ट शुरू की है, हमारी 10, 15, 20 पॉडकास्ट के बाद हमारी स्टोरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हर पॉडकास्ट कोई 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है। कितनी कुछ स्टोरीज़ अपनी बता लेंगे, कितनी कुछ स्टोरीज़ हम किसी और की बता लेंगे। एट द एंड 20 या 25 पॉडकास्ट के बाद जब कंटेंट ख़त्म हो जाएगा हमारे पास अपना, तो हम चाहेंगे कि कोई एक राइटर हमारी एक पॉडकास्ट लिख दे, यानी एक टॉपिक लिख दे, उसके अंदर बुलेट पॉइंट बना दे कि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें। अब उस डिस्कस करते करते वो 1.5-2 घंटा लगा देंगे। उस 1.5-2 घंटे वाली वीडियो को यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करेंगे या कहीं भी पोस्ट करेंगे, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर शॉर्ट्स में पोस्ट कर लेंगे। एट द एंड वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और वो जब आपसे लिखवाएंगे तो वो आपको पैसे देंगे, और एट द एंड आप गोलगप्पे खाएंगे। सही हो गया। ये आज की सेशन खलास हुई। होपफुली नेक्स्ट भी जल्दी ख़त्म हो और अच्छे से ख़त्म हो, जितना भी आज समझा पाया हूँ। अलग बोल फरमाएं। आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर डन करें, आपको नींद आई होगी। और इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जैसे ही मैं एडिट करके इसको पब्लिश कर पाऊँगा, और एडिट काफ़ी स्लो हो जाता है क्योंकि मैं सुबह ही करूँगा, अभी तो नींद आई है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? आई थिंक सारों को समझ आ गई है, ये सारे सो गए हैं। मेरे ख्याल से ख़त्म करें। आवाज़ जा रही है वैसे? कोई मुँह हाथ करो। सारे सो गए हैं। कितने लोग हैं? कोई 4-5 लोग तो हैं। ओह, लाइट लगेगी यार। काफ़ी लोगों की लाइट भी गई है। खैर, ओके बाय। तो बोलिंग यार, ट्राई जाए।